यस सर हो गया। आंसर आ गया 60.5 kg पर डे। यस सर। बाकियों के भी आंसर आ गए भाई। सिक्स लॉ लगाना है, टी सी टू द पावर एन इक्वल टू के, सी की जगह कॉन्सेंट्रेशन रखना है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। ओके, आज हम लोग वाटर सप्लाई फिनिश कर देंगे। वाटर सप्लाई में कुछ खास चीजें बाकी नहीं है। ओके, सर कल डिसइंफेक्शन। टेस्ट में पूरा वाटर सप्लाई तक आएगा? हाँ, क्या हुआ? सर कल टेस्ट में पूरा वाटर सप्लाई तक आएगा? हाँ, वाटर सप्लाई मतलब आज का छोड़ देंगे, बाकी जितना होगा वो सारा तो आएगा ही। आज वाला पार्ट छोड़ देंगे। टेस्ट में आपका टॉस, सोम और अभी तक जितना हम पढ़ेंगे, मतलब आज के दिन का छोड़ के बाकी का एनवायरनमेंट आएगा। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सॉफ्टनिंग। ये आएगा 7th नंबर होगा, डिसइंफेक्शन 6 था शायद, 6th या 7th जो भी था। सॉफ्टनिंग। अब हमारे सारे छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। डिसइंफेक्शन तक बड़ा पार्ट था। सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग के बाद हमें पढ़ना है डीफ्लोरिडेशन, ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड कार्बन, ट्रीटमेंट विद कॉपर सल्फेट। ये हमारा पूरा वाटर ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें वाटर सप्लाई पढ़ना है, थोड़ा सा वाटर सप्लाई पढ़ना है, अबाउट पाइप्स पढ़ना है, थोड़े थोड़े मतलब पाइप एपर्टिनेसेस पढ़ने हैं। और फिर जो हमारा पहला है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तो वो वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वो भी सिंपल सा है, खास नहीं है। चलो, सॉफ्टनिंग इसमें लिखना है। सॉफ्टनिंग में थ्योरेटिकल है, बहुत छोटा सा है, इसमें लिखना है softening is done to remove softening is done to remove hardness from water, hardness from water, primarily for permanent hardness, primarily for permanent hardness। मोस्टली किसके लिए किया जाता है? सर एक परमानेंट बार हार्डनेस रिपीट के कर लिए। दीजिए। हाँ, वापस बोल रहा हूँ। softening is done to remove softening is done to remove hardness from water, hardness from water, primarily permanent hardness, primarily permanent hardness। मतलब हम लोग मेजरली सिर्फ परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सॉफ्टनिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं। अदरवाइज जैसे अगर टेम्पररी हार्डनेस है तो उसको रिमूव करने के लिए सीधा बॉइलिंग होता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखें और रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, तो जैसे ये CaHCO3 फुल ट्वाइस, ये क्या बन जाएगा? CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2। तो CaCO3 इज ऑलरेडी अ प्रेसिपिटेट। तो टेम्पररी हार्डनेस में तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ गर्म करना होता है। बॉइलिंग करो, डेल्टा सिग्निफाइज कि यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, तो जितना भी हमारा सॉल्ट्स वगैरह था वो सारा नीचे सेटल आउट हो जाएगा। CO2 एक्चुअली वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर कुछ एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, और H2 तो है ही। ये सिंपल सा है। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस के लिए वी यूज सॉफ्टनिंग टेक्निक्स, जिसमें फर्स्ट आता है मोस्ट कॉमन लाइम सोडा मेथड, zeolite मेथड, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। ये तीन मेथड। तो बेसिकली आपको ये तीन मेथड के नाम ही ध्यान रखने हैं।
बट हम लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट मेथड, डीमिनरलाइजेशन थोड़ा थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा। बाकी आपको बेसिकली सिर्फ 3 नाम ध्यान रखने। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लाइम सोडा मेथड। सबसे पहले ये स्टार्ट कर, तो यहाँ पे लाइम का मतलब क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। सोडा होता है Na2CO3। तो इन दोनों के अलग अलग यूसेज हैं। लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस, सोडा इज Na2CO3। ओके, तो इसमें अब लिखना शुरू करो लाइम सोडा मेथड में, एक एक स्टेप लिखते जाओ, पॉइंट्स करके लिखते जाना, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, लाइम रिमूव्स all the carbonate hardness present in water. Lime removes all the carbonate hardness present in water. लाइम क्या करता है, कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है। जैसे अगर ये है CaHCO3 होल ट्वाइस, इसमें अगर लाइम डाला है तो ये क्या बनाएगा, KCO3 plus CO2 plus H. So this will again settle down, precipitate बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो ये क्या करेगा, KCO3 प्लस MgOH होल ट्वाइस, दोनों प्रेसिपिटेट है, दोनों सेटल हो जाते हैं। हालांकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा हल्का सा सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बट मोर और लेस वो नीचे सेटल हो जाता है। तो लाइम क्या कर रहा है, लाइम कार्बोनेट हार्डनेस को, ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस को सेटल डाउन करा रहा है, उसको खत्म कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट लिखना है, लाइम कन्वर्ट्स non-carbonate hardness of magnesium. Lime converts non-carbonate hardness of magnesium into non-carbonate hardness of calcium. Lime converts non-carbonate hardness of magnesium into non-carbonate hardness of calcium. तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ये क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया, या कोई सा भी दूसरा, ओके, ये दो चीजें ले ली, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, दिस इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। ये जब रिएक्ट करता है CaOH होल ट्वाइस से, तो ये इसको किस में कन्वर्ट करता है, दिस इज लाइम। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम को किस में कन्वर्ट कर रहा है, नॉन कार्बोनेट का हार्डनेस ऑफ कैल्शियम प्लस MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, दिस इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। और फिर इसके बाद आता है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, सोडा रिमूव्स all the non-carbonate hardness of calcium, from the water. अब यहाँ पे ये जो बना है, दिस इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडा यूज करते हैं। सो जैसे हमारे पास कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं सोडा Na2CO3। तो Na2CO3 क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा Cl SO4 प्लस
CaCO3, तो ये वापस सेटल हो जाएगा। इस तरीके से और जितना भी हार्डनेस होता है वो रिमूव होता है, सिंपल सा। तो सबसे पहली चीज है, आपको ये फंक्शन ध्यान रखते हो तो अच्छी बात है। लाइम क्या करता है, लाइम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में कन्वर्ट कर देता है, और सोडा क्या करता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम को कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में कन्वर्ट करके नीचे की तरफ सेटल करा देता है। ये सिंपल सा काम। आपको इन डेप्थ अगर इतना ध्यान मतलब रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। अब इसमें जब ईएस के लिए करते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, बट वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ओके, नेक्स्ट मेथड है जियोलाइट मेथड। सेकंड है जियोलाइट मेथड। इसमें लिखना है जियोलाइट्स आर जियोलाइट्स आर नेचुरल और सिंथेटिक hydrated silicate of are natural or synthetic hydrated silicate of sodium and aluminium. Zeolites are natural or synthetic hydrated silicates of sodium and aluminium. तो ये होता है Na2O dot Al2O3 dot X SiO2 dot YH2. This term is also called Na2Z. Na2Z. ये Z is for zeolite. इस पूरे के पूरे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं जियोलाइट, और ये टोटल क्या है, दिस इज सोडियम जियोलाइट, ये सोडियम जियोलाइट। अब इसमें लिखना है बेसिकली कैसा भी सॉल्ट होता है या कैसी भी हार्डनेस है, किसी भी तरीके की हार्डनेस है, जैसे हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम का, ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का CO3 2 माइनस हो गया, HCO3 माइनस, OH माइनस, Cl, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, कैसा भी परमानेंट हार्डनेस है या टेम्पररी हार्डनेस है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं Na2Z, ठीक है, हमने सोडियम जियोलाइट लिया, ये रिएक्शन करता है और क्या होता है, जो सोडियम है वो इनके साथ में रिएक्शन करता है, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, OH माइनस, ClSO4 प्लस क्या बन जाता है CaZ, कैल्शियम जियोलाइट। कैल्शियम जियोलाइट, तो इस तरीके से हार्डनेस रिमूव होती है। इसमें बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, this method is capable of producing this method is capable of producing zero hardness. This method is capable of producing zero hardness. ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम में आता है जीरो हार्डनेस। और एक पॉइंट और लिख लो, that this method is very much costly, hence generally avoided.
and generally avoided. और वैसे भी अगर हार्डनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. थर्ड लिखना है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस. बिल्कुल बिल्कुल मतलब अनइम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं. इसमें लिखना है इन दिस मेथड hardness is removed from water. In this method hardness is removed from water by passing the water first through cation exchange bed and then through anion exchange bed. इसमें भी एक लाइन और लिखना है. अब zero hardness can be achieved. This method is costly, hence not used. अब यहाँ पे ये तीनों पार्ट हो चुके हैं. अब इसके बाद में एक जनरल नोट लिखना है. Zeolite and demineralization process या demineralization method is also called ion exchange method. इनमें ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है. एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक सॉफ्टनिंग से, आज तक एक ही क्वेश्चन आया. वो क्वेश्चन ये आया कि कौन सा मेथड जीरो हार्डनेस प्रोड्यूस कर सकता है. इतना सब पूछा है, तो इससे ज्यादा जाना भी नहीं है, नहीं देखना. अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये सॉफ्टनिंग हुआ. इसके बाद नेक्स्ट आता है एट्थ ट्रीटमेंट विथ एक्टिवेटेड कार्बन. ये एक्टिवेटेड कार्बन से ट्रीटमेंट वाटर को क्लीन करने के अलावा एयर को फिल्टर करने के लिए भी किया जाता है. जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जो मास्क यूज करते हो, अगर बहुत हाई क्वालिटी का मास्क है, जैसे N95 या उसके भी ऊपर का मास्क है, तो उसके ऊपर आप देखो कि एक चारकोल का एक बॉल होता है छोटा सा, वो एक्टिवेटेड चारकोल ही होता है, तो उसको यूज करते हैं. ओके, इसमें लिखना है ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड चारकोल में ड्यू टू इट्स strong adsorption properties, it removes
taste, it removes taste, color, taste, color, odor, excessive chlorine due to its strong absorption properties. It removes taste, color, odor, excessive chlorine, microorganisms, and organic matter. नेक्स्ट लाइन में लिखना है activated carbon may be added at the time of coagulation flocculation and filtration. Coagulation, flocculation and filtration. Its normal dose is 5 to 20 milligram per liter. और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, its overdose is non-harmful. ओके, ये पॉइंट जरा सा इंपॉर्टेंट है. Its overdose is non-harmful. जैसे कमर्शियल दुकानों पे जाओगे एक्टिवेटेड कार्बन मांगने, तो ये आता है डार्को एंड नचर के नाम से. पहले आता था, अभी मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ कि इसी नाम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ये ब्रांड बहुत पुराना है, डार्को एंड नचर. ओके, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द सेव 9th is treatment with copper sulfate. इसमें लिखना है due to its strong algicidal properties, it is used to remove algae from water system. Its normal dose is 0.5 to 0.6 मिलीग्राम्स पर लीटर. एलगी को हटाने के लिए कॉपर सल्फेट को डाला जाता है. नेक्स्ट है 10, छोटे छोटे हैं ये सारे. डीफ्लोरिडाइजेशन. फ्लोराइड कंटेंट अगर 1.5 से ज्यादा है तो हमें फ्लोराइड कंटेंट को कम करना होगा. तो कम करने के लिए जो केमिकल्स ऐड करते हैं, chemicals to remove excess fluoride are first activated carbon, second iron, third calcium phosphate, Ca3PO4 whole plus calcium phosphate. ऐसे ही 11th है फ्लोरिडाइजेशन.
मतलब फ्लोरीन को ऐड करना है, केमिकल्स टू ऐड फ्लोराइड इन वाटर, केमिकल्स टू ऐड फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, Na2SiF6, this is sodium, silico fluoride, hydrosilico fluoride. और लास्ट आता है डीसलाइनेशन। Desalination. This is removal of excessive salts. Removal of excessive salts. तो इसके लिए मेथड है फर्स्ट इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, सोलर डिस्टिलेशन, फ्रीजिंग प्रोसेस, और फिफ्थ है डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। सिंपल है, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। आज के आज जितना भी पढ़ रहे हैं ये सारा इतना काम का नहीं है, इनसे जो भी आता है मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आया तो आ जाता है, अदरवाइज इस वाले पार्ट से हमारा कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, इन्हीं से मेजर सारे क्वेश्चंस आते हैं। ताकि मैच द फॉलोइंग में अगर कभी आ जाए तो आ जाए, बाकी चांसेस बहुत कम है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये सारा हमारा वाटर ट्रीटमेंट हो गया, अब वाटर सप्लाई करना है। तो नेक्स्ट फेज आता है, सर ये बार बोल दीजिए कौन सा वाला? सेकंड वाला 11-12 पॉइंट ना सर, 12th वाला, 12th का सेकंड। हाँ ठीक, वो रिवर्स ऑस्मोसिस लेता है वहां से। नाम ध्यान रखना, इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, सोलर डिस्टिलेशन, फ्रीजिंग प्रोसेस, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। क्वेश्चन ऐसा आएगा, which of the following is used for this removing excessive salts from water? उसके लिए इन पांच में से कोई सा एक ऑप्शन दे रखा होगा। वैसे ही एक नंबर में ये पार्ट नहीं पूछते, इसको मैच द फॉलोइंग में डाल के एक ही साथ में चार क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में पूछते, वो भी एक नंबर में। ये बिल्कुल बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वाटर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, वाटर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब अभी तक हमने पानी लिया, उसको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स उसके चेक कर लिए थे, कुछ गड़बड़ भी था तो वाटर ट्रीटमेंट कर दिया। इन सबसे क्वेश्चन आना है, मेनली आपका सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन सारी कमियों को पूरा कर देता है। फिर हमें पानी को सप्लाई करना है। तो किसी सिटी में पानी को सप्लाई करने के लिए डिपेंड करता है कि उसके जो सिटी है वहाँ पे जो पाइपलाइंस है वो किस तरीके से दे रखी, रोड के पैटर्न में दे रखी हैं, या फिर अगर किसी गांव में करना है तो कैसे सप्लाई करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा। और फिर ये है कि दो सप्लाई सिस्टम होते हैं, एक इंटरमिटेंट और एक कंटिन्यूस। आपने देखा होगा आपके घर में पानी या तो रेगुलरली आता है, 24 घंटे आता है, अगर आप किसी बहुत अच्छी पानी वाली जगह के आसपास हो वहाँ पे रेगुलरली आपको पानी मिलता है, या फिर इंटरमिटेंट होता है,
सुबह 2 घंटे आ गया, शाम को 2 घंटे आ गया, गांव में ऐसे ही कुछ होता है। तो ये चीजें हमको देखनी है। इसमें लिखना है the treated water is to be supplied to individual houses and for this purpose, वापस बोल रहा हूँ, the treated water is to be supplied to individual houses and for this purpose a distribution system of pipelines is required. The following distribution systems may be used. First, dead end system. Second, grid iron system. Ring system. And fourth, radial system. Ring system and radial system. 4 बस नाम ध्यान रखना है। अब उसके बाद में types of water supply system. इसमें पहला है इंटरमिटेंट सप्लाई। इंटरमिटेंट सप्लाई का मतलब है सुबह कुछ टाइम के लिए आ रहा है, शाम को कुछ टाइम के लिए आ रहा है। और सेकंड आता है कंटिन्यूअस सप्लाई। ये सिंपल सा क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई अवेलेबल फॉर 24 hours. Available for 24 hours. ओके, ये छोटा सा टॉपिक था वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ईएस में जब पढ़ते हैं तो हर एक पॉइंट हमें पढ़ना पड़ता है, मतलब सारे के सारे पॉइंट। डेड एंड सिस्टम अलग से पूरा पेज भर जाएगा, इतना बड़ा से डेड एंड सिस्टम है। उसके अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में हार्डी क्रॉस मेथड लग जाता है, जो एफएम में हमने पढ़ा था। ये वाला याद है, HF इक्वल टू KQ टू पावर N, ये वाला जो मेथड पढ़ा था, ये मेथड लगता है। तो नहीं लगाने की जरूरत है, यूजलेस है। अरे मतलब कहने का मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है, हम लोग इतना नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि काम का नहीं है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। मैं आपको कुछ अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके मुश्किल से 15 से 20 मिनट के बाद में एक पीडीएफ और अटैच करूंगा। उस पीडीएफ में पाइप सिस्टम के बारे में कुछ लिखा है, तो वो आप लोग एक बार पढ़ लेना। पाइप सिस्टम के बारे में कुछ लिखा है, एक्स्ट्रा है, आपको इसमें नहीं आता, गेट में नहीं आता, बस वो एक्स्ट्रा है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। वाटर डिमांड है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। वाटर डिमांड तो हम पढ़ चुके हैं, टोटल वाटर डिमांड जो होता है सम ऑफ 6 जो डिमांड्स होता है। इसमें लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग
factors affecting water demand. Factors affecting water demand. जैसे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो पानी की ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. क्लाइमेट कैसा है वो डिपेंड करता है. वेजिटेशन कैसा है, रेनफॉल कितनी हो रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं. तो इसमें लिखना है, इसमें कंटिन्यूसली लिखते जाना. साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉमा, climatic conditions, size of population, comma, climatic condition, comma, habits of people, comma, industrial buildings, etc. इन सारे फैक्टर्स पे हमारा टोटल वाटर डिमांड जो है वो डिपेंड करता है. अब इसके अंदर नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ वाटर डिमांड. वेरिएशन इन वाटर डिमांड. आपको ये बताया था व्हाट इज योर मैक्सिमम डेली डिमांड. जैसे हमने सबसे पहले ये पढ़ा था, maximum daily demand, this is equal to 1.8 times of average daily demand. no 1.8 times of average daily demand. ये चीज हमने पढ़ी थी. ऐसा ही होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड की जगह हो सकता है कोई सिस्टम जो पहले चलते थे. हालांकि आज की डेट में तो सभी के सभी डेली डिमांड पे काम करते हैं, बट पहले जब पॉपुलेशन इतना नहीं था तो वो वर्क करते थे और मैक्सिमम आर्ली डिमांड कि 1 घंटे में कितना डिमांड चाहिए. तो ऐसे कर करते थोड़ा थोड़ा और कैलकुलेशन किया गया और यहाँ पे मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकाला. दिस वाज 2.7 into एवरेज डेली डिमांड. फिर निकाला मैक्सिमम weekly demand. Maximum weekly demand is 1.48 into average daily demand. और फोर्थ है maximum monthly demand. So maximum monthly demand is 1.27 times of average daily demand. Okay, variation in water demand. अब इसका नेक्स्ट एक टेबल और है. Water supply unit, the design period and design discharge. तो सबसे पहले हो गया wells. 30 to 50 years रिफर करता है मैक्सिमम डेली डिमांड. हर दिन मैक्सिमम कितना पानी चाहिए. लेकिन हमारा आता है डैम्स 50 years. This is annual average demand. Third,
वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, जो हमारा फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, इनका लाइफ 15 ईयर्स है एंड इट वर्क्स ऑन मैक्सिमम डेली डिमांड। फिर आता है पाइप्स, थर्टी ईयर्स, it works on maximum hourly demand। ये चीज चार चीजें थोड़ी सी और ध्यान रखना। ये सारा एक्स्ट्रा में है, अभी तक तो इनसे किसी से कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं जो आपको पीडीएफ भेजूंगा वो भी आपको शायद बिल्कुल अजीब सा लगेगा। अब इसके बाद वाला लास्ट आता है हमारा पॉपुलेशन। सर ये थर्ड वाला वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स का बताया था। हाँ, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, इनका जो डिजाइन लाइफ होता है, जैसे कोई सा भी हो गया, सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, फिल्ट्रेशन टैंक हो गया या एरेशन टैंक है, उनका लाइफ 15 ईयर्स कंसीडर करके चलते हैं। मतलब 15 साल के बाद में उसका जो यूजेबल लाइफ है वो फिनिश हो गया, वो डिजाइन पीरियड है, और ये मैक्सिमम डेली डिमांड पे वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। अब आपको ये चीज तो समझ में आई गई होगी कि हमें पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करना क्यों जरूरी है। क्योंकि किसी सोर्स को अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि वहां से हम जैसे 15 साल तक या 10 साल तक पानी लेने वाले हैं, तो हर 10 साल में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। तो सोर्स में इतना इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि जितना हमारा इंक्रीज पॉपुलेशन है उसको भी वो सर्व कर सके। ओके, उसको भी सर्व कर सके। तो उसके लिए हम लोग पहले पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। हालांकि ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए था, बट एनीवेज ये हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, बस वही बात है, इतना ज़्यादा काम के नहीं है। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखना शुरू। ये जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है, इसके कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे मेथड। फर्स्ट है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, incremental increase method, logistic curve method, fifth S curve method, master zone प्लानिंग मेथड, मास्टर जोन प्लानिंग मेथड। ये और भी मेथड्स हैं, बट हमें जो पढ़ना है हमारे कोर्स में ये तीन मेथड्स हैं, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये तीन मेथड पढ़ने हमें, और एक ही क्वेश्चन करेंगे तीनों के रिलेशंस वगैरह समझने के लिए। एक ही क्वेश्चन, उसको बार बार सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसा होगा कि आपको ये चीज पता ही होगी, जो भी पॉपुलेशन काउंटिंग होता है हर 10 साल में होता है, सेंसस हमेशा 10 साल में होता है। तो अगर हम अभी पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, जैसे हमारे पास 4 साल 5 साल 6 साल पहले का डेटा है, और नेक्स्ट 20 साल बाद कुछ पॉपुलेशन निकालना है, तो उसके लिए कोई सा भी मेथड को यूज कर सकते हैं। इन 6 में से कोई सा भी मेथड यूज हो सकता है। हमारे जो काम किए, जो हमारे कोर्स में है, वो 3 मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये 3 तो काम के नहीं है,
फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। क्या होता है? पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, where Pn equal to population of last Pn equal to population after n decades. One decade equal to 10 years होता है। So Pn is population after n decades. P naught equal to population of last known decade। n तो हमारा आई गया आफ्टर n डिकेड है। x बार क्या है? एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज और डिक्रीज। दिस इज द एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज और डिक्रीज। देखो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा ये फॉर्मूला है पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। क्वेश्चन आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पर हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले। ओके, जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ये और यहाँ पे है पॉपुलेशन। मान लो किसी जगह इन द ईयर लेट्स से 1980 population was 40,000, 1990 population हो गया 43,000, then for example 2000 population हो गया 45,000। फिर लिखते हैं लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, 2010 में पॉपुलेशन हो गया लेट्स से 42,000, 2020 में पॉपुलेशन हो गया 47,000 और हमें निकालना है पॉपुलेशन 2040। अगर ऐसा हमारे पास डेटा दे रखा है तो 2040 में कितना पॉपुलेशन होगा हमें ये प्रेडिक्ट करना है यूजिंग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। इसमें क्या करना होता है, ये वैल्यू 47,000, ये तो पी नॉट हो गया 47,000। दिस इज पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट नोन डिकेड। लास्ट नोन डिकेड का जो पॉपुलेशन है दैट इज 47,000। एन का वैल्यू कितना हो गया, कितने साल बाद देखना है, 20 साल बाद। 20 साल बाद का मतलब हो रहा है 2 डिकेड्स, तो एन का मतलब हो गया 2। अब यहाँ पे हमें निकालना है एक्स बार। तो देखना एक्स बार कैसे निकलेगा। एक्स बार क्या है, दिस इज एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज और डिक्रीज। हम आगे जाते जा रहे हैं तो या तो हमारा पॉपुलेशन ज्यादा होगा या फिर पॉपुलेशन कम होगा। तो यहाँ पे एक्स बार कितना आएगा, कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, 43,000 माइनस 40,000 दैट इज 3,000 का पॉपुलेशन बढ़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2,000, यहाँ से यहाँ तक माइनस 3,000 कम हुआ है और यहाँ से यहाँ तक 5,000 बढ़ा है। ओके, ये हमारे एक्स आ गए, मतलब पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीमेंटल का मतलब हो रहा है जैसे जैसे हम आगे के ईयर में बढ़ते जा रहे हैं उसको हम इंक्रीमेंटल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है समीशन एक्स, जो कि आएगा कुछ 3 से 3 कैंसिल हो गया 7,000। तो यहाँ पे एक्स बार कितना आ जाएगा, समीशन एक्स बाय 4, दिस इज 7,000 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आएगा 4 1 4 3 0 7 1725। ठीक, 1750 1750। ठीक है, एक्स बार निकल आया। अब सीधा इस जगह रख दो, यहाँ पे पी एन मुझे निकालना है 47 प्लस 2 इंटू 1750। तो ये पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड्स। तो ये हो जाएगा
50,500। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यानी यहाँ से अरिथमेटिक इंक्रीज से मेरे पास में आंसर आ रहा है, आंसर भी नोट करते जाएंगे, आपको लास्ट में बस एक नोट लिखवाना है। उसके लिए एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, एक ही क्वेश्चन लेंगे। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सेकंड है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में Pn इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस R टू पावर n। P नॉट वही हमारा पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डेकेड, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डेकेड। R इक्वल टू एवरेज रेट, ये R किसके बराबर आएगा? R1, R2, R3, R4 डैश 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 R कैपिटल N टू होल पावर 1 डिवाइडेड बाय n। जितना भी रेट आएगा इनमें से कोई सा भी रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। रेट को हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। R1, R2, R3, R4 ये सारी चीजें बताऊंगा, ये हर एक ईयर के लिए रेट है। और Pn दिस इज पॉपुलेशन आफ्टर n decades, पॉपुलेशन आफ्टर n decades। तो सेम पार्ट है, सेम क्वेश्चन है। हमें 2040 में पॉपुलेशन निकालना है, बट अरिथमेटिक इंक्रीज नहीं लगाना है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड लगाना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, ये P नॉट, ये Pn का वैल्यू निकालना है। देखना यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे x की जगह हमारे पास आ जाएगा रेट, x की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा? रेट। ओके, मतलब r का वैल्यू आ जाएगा रेट। 40,000 से 43,000 हुआ, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया? 3,000 40,000 टू 100 परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। दिस इज 7.5। या फिर इसको आप सीधा इसमें भी रख सकते हो, इंटू 100 मत करो, सिर्फ बाहर रहने दो, 0.075 रहने दो। यहां से लेके यहां तक कितना बढ़ा है? 2,000 डिवाइडेड बाय 43,000, 0.046। यहां से लेके यहां तक हमारा 3,000 कम हुआ है। ओके, 3,000 कम हुआ है, बट इसको हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते। ओके, इसको ध्यान रखना, ये नेगेटिव नहीं होगा कभी। तो 3,000 कम हुआ है डिवाइड बाय 45,000, तो ये आएगा 0.06। लाइकवाइज यहां से लेके यहां तक 5,000 बढ़ा है डिवाइडेड बाय 42,000 इनिशियल पॉपुलेशन, तो कितना बढ़ गया? ये हुआ है 0.119। यहाँ पे मेरे पास दिस इज R1, R2, R3 एंड R4। R1, R2, R3, R4 वो वैल्यूज। तब क्या करेंगे? अब मुझे सिर्फ निकालना है R का वैल्यू। यहां से R का वैल्यू आ जाएगा, R1 इज 0.075 इंटू 0.046 to 0.06 into 0.119 to whole power 1/4,
ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। आप किसी और बुक में देखोगे या किसी और जगह पे सॉल्यूशन देखोगे तो कई जगह प्लस किया होता है, वो नहीं करना, ज्योमेट्रिक मीन चल रहा है। तो ये आएगा 0.07। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, पी एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट्स कितना आएगा 47,000 इंटू 1 प्लस 0.07 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी 53855। ओके 53855 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो मोर और लेस वही चीज है। ठीक है, ये सिंपल सा बिल्कुल बेसिक, और यही आपको एग्जाम में आएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थर्ड आते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। थर्ड इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसके अकॉर्डिंग पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार p n equal to p naught plus n x bar plus n into n plus 1 upon 2 into y bar. The p naught is population of last known decade. X bar is incremental increase in population. Yes, sorry, incremental increase or decrease in population. ये एवरेज है, एवरेज ऑफ incremental increase or decrease in population. Y bar क्या है? This is average of incremental increase or decrease in x. Incremental increase or decrease in x. इसी क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ पे x भी निकालते हैं, y भी निकालते हैं, और फिर इसको वापस वही एक हमें निकालना है x और एक निकालना है y, एक x और एक y। x कैसे निकलेगा? सिंपल सा, इनके बीच में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 3000, यहां से लेके यहां तक दिस इज 2000, यहां से लेके यहां तक ये हो रहा है 3000, दिस इज -3000, और यहां से लेके यहां तक ये जा रहा है 5000। ठीक है, इसका सम करते हैं तो आता है 7000। अब y क्या है? y हमारा जो हम पॉपुलेशन के साथ में काम कर रहे थे x निकालने के लिए, वही हमें x के साथ काम करना है y निकालने। तो यहां से 3 से 2 चला गया, -1000 हो गया, 2000 से -3000 चला गया, मतलब यहाँ पे कितना हो गया -5000 का डिक्रीमेंट हो गया, नॉट माइनस 3000 और एक सेकंड, 3000 से 2000 ये डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे -1000 -5000 और यहाँ से आता है कितना है 8000। ठीक है, थोड़ा मैंने गलत कर दिया था,
इन सबको सम करेंगे तो ये आएगा 2000। ओके, ये y क्या है? इंक्रीमेंटल इंक्रीज और डिक्रीज इन x। सिंपल सा, अगर मेरे पास x और y है तो यहाँ पे समीशन x निकाल लेते हैं। 7000 by 4 that is 1750 और समीशन y बार दिस इज 2000 by 4 2000 by 3 सॉरी, क्या आ जाएगा 666.67। ये x बार है, ये y बार। सिंपल सा बस इस इक्वेशन में रख दो। Pn इक्वल टू P नॉट हो जाएगा 47,000 n is 2 into 1750 plus 2 into 3 by 2 into this is 666.67। तो यहाँ से Pn का वैल्यू निकालेंगे, ये कुछ आएगा 52,500। इससे हमें आंसर आ रहा है 52,500। जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। ओके, इन केस अगर कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, या आपको अरिथमेटिक मीन लगाना है या ज्योमेट्रिक मीन लगाना है या कौन सा मेथड लगाना है, अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। कुछ भी नहीं देता है, आपको ये वाला मेथड लगाना है बाय डिफॉल्ट। दिस विल बी योर बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब सेम डेटा के लिए अलग अलग मेथड अलग अलग वैल्यू देता है, ठीक है, अलग अलग मेथड अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से सबसे कम वैल्यू आ रही है और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हम लोग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड तब लगाएंगे जब हमारा जो ग्रोइंग सिटी है, मतलब जो सिटी है दैट इज ओल्ड, जहाँ पे पॉपुलेशन इतना फास्ट रेट से नहीं बढ़ रहा है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड वहां पे लगाना है जहाँ पे न्यूली सिटी है, नया सिटी है, जहाँ पे पर्टिकुलरली जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है, तो वहां पे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड लगाना है। ये हमें यूज करना है, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं इन ओल्ड सिटीज। ओल्ड सिटीज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड हम लोग लगाएंगे इन न्यू सिटीज। सेम पॉपुलेशन के लिए अलग अलग वैल्यूज देते हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर वहां पे वैल्यूज लिखे थे ताकि बाद में पता चले। अब इस पर बेस देखना क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन इनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखना है, हालांकि ये पॉपुलेशन से क्वेश्चन लास्ट आया था 2004 में। क्वेश्चन लिखना है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज सॉरी द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज, तो यहाँ पे डाल देते हैं
The present population of a community is 28,000 with an average water consumption of 4200 meter cube per day. Then average water consumption of 4200 meter cube per day. Next line में the existing water treatment plant has a design capacity of 6,000 meter cube per day. The design capacity of 6,000 meter cube per day. Next line में it is expected that population will increase to 44,000 in the next 20 years. Population will increase to 44,000 in the next 20 years. अब लिखना है the number of years from now when the plant will reach its design capacity, assuming an arithmetic rate of population growth will be, ये निकालना है. ये लास्ट क्वेश्चन आया था 2004 में, उसके बाद क्वेश्चन आया नहीं है. अरिथमेटिक इंक्रीज बोल रहा है. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इंटरपोलेशन भी लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा. कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बेसिक.
आंसर आया इसका? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है कि So 15 years. नॉट एग्जैक्टली 15, जस्ट आ रहा है 15 आ रहा है, 15.5 आ रहा है, 15 ईयर्स सही, 15 ईयर्स। सिंपल सा है, जब पॉपुलेशन 28,000 थी तो हमें 4200 मीटर क्यूब पर डे का रिक्वायरमेंट था। जैसी पॉपुलेशन 44,000 हो जाएगी तो यहाँ पे कितना डिस्चार्ज की जरूरत होगी, कितना रिक्वायरमेंट होगा, निकाल सकते हैं। 28,000 के लिए 4200 तो 44,000 के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,7,66,000, ये आ जाएगा। और इसमें कितना टाइम लग रहा है? 20 ईयर्स। ओके 20 ईयर्स। बट होगा क्या, बीच में ही किसी टाइम पे ये 6600 तो जा नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटी 6000 है, तो कैपेसिटी यहाँ पे समवेयर अराउंड 6000 है। और ऐसा मान लो कि अगर यहाँ पे ईयर अभी 2000 चल रहा था तो इधर आते आते कितना हो जाएगा? 2020, 20 साल बाद। तो हमें ये निकालना है, ये कितने का आएगा? दिखता है 4200 से 6600, ऑलमोस्ट। सिंपल सा इंटरपोलेशन कर लो, उससे आ जाएगा। ये कुछ 2015 आना चाहिए, 2015 यानी 15 साल के बाद में, 15 ईयर्स। सिंपल इंटरपोलेशन है।